नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ रोहित कुशवाहा। स्वागत है आप सभी के चैनल में। आज हम न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के लेक्चर नंबर 2 में फ्रिक्शन, फोर्स और इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूटन फर्स्ट लॉ और उसकी बेसिस पर एफबीडी कैसे सॉल्व करेंगे, इन सब चीज़ों पर हम दिखेंगे। एलएम फर्स्ट लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली न्यूटन फर्स्ट लॉ इनर्शिया ही होता है, ठीक है। अब एफबीडी बनाने, कल मैंने एफबीडी बनाना आपको सिखाया था। जिसने नहीं देखा कल का लेक्चर एक बार देख के जरूर है। उसमें एक फोर्स जो काम आएगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे पहले आज। फिर इसके बाद इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ की चीज़ों को हम अब बताना शुरू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें सबसे पहले हम फ्रिक्शन फोर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। एक सेकंड, पेन बना दें। ठीक। देखिए बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शन फोर्स is a force, is a type of force which opposes the motion. जो मोशन का क्या करता है, अपोज करता है। जैसे मान लीजिए कोई कार है या कोई कार्ट है, ये आगे की तरफ मूव करेगी मान लो, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर सरफेस में पीछे की तरफ एक अपोजिंग या रेजिस्टिंग फोर्स लगेगा, जिसे क्या कहेंगे हम, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। कोई भी बॉडी होती है जब किसी भी डायरेक्शन में मूव करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिंग फोर्स लगता है। कहां पर, कांटेक्ट पॉइंट पर। कांटेक्ट पॉइंट पर उसे फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ये भी एक टाइप का पेयर फोर्स होता है या कपल फोर्स होता है। जब बॉडी आगे जाएगी तो सरफेस, नीचे की ग्राउंड सरफेस व्हील्स पर पीछे की तरफ लगाएगा, और जो व्हील्स होंगे वो ग्राउंड पर आगे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाएगी, सेम, इक्वल एंड अपोजिट। तो यहां पर भी पेयर का कॉम्बिनेशन होता है। फिर से समझ लो एक अलग से। जैसे मान लो ये दो कार्ट हैं, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा एफ फोर्स से, तो इसमें वन सरफेस टू सरफेस पर क्या लगाएगी, फ्रिक्शन लगाएगी पीछे की तरफ। और जब टू पर पीछे की तरफ फ्रिक्शन लगेगा तो वन पर भी आगे की तरफ उतना ही फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर लगता है और मूविंग ऑब्जेक्ट के या मूविंग फोर्स के अपोजिट लगता है। समझ गए। टेंजेंशियली कैसे लगता है, टेंजेंशियली लगता है। नॉर्मल फोर्स कैसे लगता था, परपेंडिकुलर लगता था। और फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगा, टेंजेंशियली लगेगा। अब इसमें देखिए फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ध्यान से समझना। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन फोर्स बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। सेकंड है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड है काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। काइनेटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये तीन टाइप के फ्रिक्शन होंगे। इसको डिफाइन अगर करूं मैं तो देखिए कैसे होगा। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए कोई ट्रक है,
ये ग्राउंड से टच है, ये ग्राउंड से टच होने पर अगर इसका मूवमेंट आगे की तरफ F4 से हो रहा है तो इसके ग्राउंड से व्हील्स पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक फ्रिक्शन लगेगा जो पीछे की तरफ वर्क करेगा। अब देखिए तीनों कंडीशन में क्या कंडीशन होगी। तो पहला केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स वो बॉडी को इतना अप्लाई करेगा कि बॉडी मोशन में नहीं आ जाएगी। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। दैट मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। ठीक है, बेसिकली जो वैल्यू होती है स्टैटिक फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग वैल्यू होती है। कैसी वैल्यू होती है, लिमिटिंग नहीं कह सकते, इसको कहते हैं सेल्फ एडजस्टिंग। सेल्फ एडजस्टिंग मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू F होगी लेकिन उसकी जो मिनिमम वैल्यू मानी जाएगी वो कितनी होगी, अप्लाइड फोर्स की। क्योंकि बॉडी में फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा अगर लगेगा तो बॉडी पीछे की तरफ मूव करेगी ना, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर 10 न्यूटन का फ्रिक्शन है, स्टैटिक 2 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना माना जाएगा, 2 ही माना जाएगा। क्योंकि जितना अप्लाई होगा उतना ही अपोज फ्रिक्शन वर्क करेगा जिससे बॉडी स्टैटिक फॉर्म में बनी रहे। तो उसकी जो वैल्यू है वो सेल्फ एडजस्टिंग फॉर्म में ऐसी लिखी जाती है, Fs इज ग्रेटर और इक्वल टू F। मतलब अप्लाइड फोर्स के इक्वल हो सकती है, इससे ज़्यादा हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। इस केस में बॉडी किस में रहेगी, रेस्ट में रहेगी। सेकंड लिमिटिंग केस में वही होता है, फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स की इक्वल होती है। इस केस में बॉडी में जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना फ्रिक्शन फोर्स होता है। जिस कंडीशन में बॉडी से अगर अब थोड़ा सा ही फोर्स एक्स्ट्रा लग जाएगा तो बॉडी क्या होगी, मूव कर जाएगी, इसलिए इसको कहते हैं लिमिटिंग केस। और थर्ड हो काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो बदल जाती है। जैसे फोर्स अप्लाइड F है, पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन F के लगेगा। लेकिन इस केस में जो अप्लाइड फोर्स है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जो बॉडी होगी वो क्या होगी, मूव कर जाएगी। यानी कि किस में होगी, इन मोशन फॉर्म में होगी, डायनेमिक फॉर्म में होगी। पहले केस में बॉडी रेस्ट में होगी, तीसरे केस में बॉडी मोशन में होगी। लिमिटिंग रेस्ट का ही केस होता है, बॉडी मूव नहीं करेगी। स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है, मतलब जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन माना जाएगा, वही फ्रिक्शन की वैल्यू ज़्यादा हो, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी हम कितनी लेंगे, जितना अप्लाइड फोर्स होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन में बॉडी रेस्ट में होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन में बॉडी मोशन में होती है। अगर इसका फार्मूला ड्राइव करें इनका तो कैसे होगा, देखिए बेसिकली जो बॉडी है उसका मास m होगा, ठीक है, जिससे इसके नीचे की तरफ वेट mg लगेगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n लगेगा। जनरली जो फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब जितना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन वर्क करेगा। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा जिसे म्यू कहते हैं, वेयर म्यू इज अ फ्रिक्शन कांस्टेंट। क्या है, एक प्रकार का फ्रिक्शन कांस्टेंट। स्टैटिक और लिमिटिंग केस में जो Fs होगा वो म्यू ए ग्रेटर और इक्वल टू म्यू एन होगा, सॉरी एक Fs इक्वल टू म्यू एन, और F के इक्वल टू भी यहाँ पर म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा और यहाँ म्यू डायनेमिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होगा, म्यू के इंटू एन। अब देखो सब के लिए n की वैल्यू क्या होगी, अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं होगी। जैसे मैं एक केस आप लोग को समझाऊं, मान लो जैसे यहाँ पर है इंक्लाइन प्लेन, थीटा एंगल है, ये मास m है, और यहाँ पर बॉडी नीचे की तरफ F4 से मान लो आएगी, पीछे की तरफ फ्रिक्शन काम करेगा। तो इस फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, म्यू इंटू एन होनी चाहिए। तो इसमें n की वैल्यू क्या आएगी, देखिए इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इधर काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट कंपोनेंट क्या होगा, इसको निकालने के लिए इसका नीचे वेट कितना आएगा, mg, ये एंगल थीटा, इस mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा। तो जो नॉर्मल आया वो किसके इक्वल आया, अगर सब स्टैटिक फॉर्म में है mg cos थीटा के इक्वल आया। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी म्यू इंटू एन की वैल्यू mg cos थीटा, जी आपका आया फ्रिक्शन। समझ गए, नहीं समझ गए। बेसिकली देखो अब यहाँ पर मैं दोनों स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू ले लिखता हूँ। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, देखो इस mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा
mg sin थीटा। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, अगर बॉडी स्टैटिक फॉर्म में है, रुकी हुई है, तो सीधे फ्रिक्शन किसके इक्वल होगा, mg sin थीटा के इक्वल होगा। जो फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा के इक्वल होगा। देखो सेल्फ एडजस्टिंग है ना, अगर वैल्यू देखो फॉर्मूले से तो म्यू mg cos थीटा होना चाहिए, लेकिन बॉडी रेस्ट में है तो सेल्फ एडजस्ट करके मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, mg sin थीटा। लेकिन काइनेटिक फॉर्म में देखोगे तो उसकी वैल्यू होगी म्यू mg cos थीटा। जब बॉडी मूव करेगा नीचे की तरफ तो उसकी जो वैल्यू होगी म्यू mg cos थीटा। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट फोर्स के इक्वल होगा, यानी कि mg sin थीटा के इक्वल। जी मैं समझा रहा था। म्यू फ्रिक्शन कांस्टेंट क्या होता है, यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस भी होता है। समझ गए। अब देखो आते हैं हम आगे अपना वही मेन टॉपिक न्यूटन फर्स्ट लॉ में। न्यूटन फर्स्ट लॉ, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होती है, इनर्शिया is a tendency to resist the changement। इनर्शिया एक प्रकार की ऐसी टेंडेंसी है जो चेंजमेंट परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर मूव कर रही है तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगी अनटिल और लेस जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई किया जाए। इसका मतलब क्या है कि एफ नेट क्या होता है बॉडी पर, जीरो होता है। बॉडी किस फॉर्म में होगी, इक्विलिब्रियम फॉर्म में होगी। समझ गए ना, मतलब अपोजिट फोर्स क्या होंगे, अपोजिट फोर्स विल बी इक्वल, बराबर होंगे। जितना इधर फोर्स लगेगा उतना ही इधर लगेगा, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। जितना ऊपर लगेगा उतना नीचे लगेगा, जिससे इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। और नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। फॉर एग्जांपल आप लोग देखते होंगे, जैसे मान लो किसी बस में, सिंपल से केस है कि मान लो आप यहाँ पैसेंजर कोई बैठा है किसी चेयर पर, जैसी बस आगे जाती है पैसेंजर कहाँ चला जाता है, पीछे चला जाता है, क्योंकि पैसेंजर के पैर तो कांटेक्ट में होते हैं तो वो मूव में हो जाते हैं। लेकिन बॉडी रेस्ट में थी, बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगा नहीं, तो बॉडी रेस्ट में थी तो रेस्ट में रहना चाहेगी तो पीछे चली जाती है। बस अचानक रुकती है तो पैर मूवमेंट थे तो पैर में ब्रेक लग गया, बस के कांटेक्ट में होने की वजह से तो पैर रुक गए। बॉडी मोशन में थी तो बॉडी आगे चली जाती है तो और हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। कई सारी इनर्शिया के एग्जाम्पल हैं, आप पढ़े हैं। तो देखिए इसका जेई और नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आइए हम शुरू करते हैं। मेन कॉन्सेप्ट अब अपना, मेन चीज़ याद रखिएगा, जो एफ नेट होगा वो जीरो, इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए एफ नेट जीरो होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी, तो क्वेश्चंस कैसे आएंगे इसका हम आपको आंसर बताते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ जो कंपटीशन में भी पूछा गया है। एक उससे पहले भी एक सिंपल और मान लो, एक बॉडी है 2 kg की, तो बताइए इस बॉडी पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा। सिंपल सी बात है, इसकी क्या बनाना है हमें, एफबीडी बनाना है। मैंने बताया था एफबीडी, इस पर कितने फोर्स लगेंगे, तो नीचे की तरफ इसका वेट 2g लगेगा और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, और कुछ है नहीं। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, मतलब अब नेट फोर्स जीरो होगा, यानी कि अपोजिट फोर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब अपोजिट फोर्स इक्वल होंगे तो n इक्वल टू कितना जाएगा, 2g। जी की वैल्यू 9.8 रख दीजिए, 10 भी रख सकते हैं, तो 8 टू 16 9 टू 18 19.6 न्यूटन। ये आपका आंसर। जैसे क्वेश्चन और देता हूँ, मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 2, ये सरफेस है,
एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी है, इसके ऊपर ऑब्जेक्ट दूसरी है रखी, ये 4 kg है, ये 2 kg। तो 2 और 4 kg के बीच लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन बताना है आपको, कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। तो आइए हम बताते हैं यहाँ पर कितना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, हमें बताना है। चलिए सीखते हैं। पहले 2 kg की बीडी बनाते हैं। तो 2 kg में नीचे की तरफ वेट कितना होगा 2g, और नीचे से ऊपर की तरफ नॉर्मल कितना लगा आपका n। इसके बाद 4 kg की बात करें तो 4 kg का नीचे वेट कितना होगा 4g, और जब ऊपर n लग रहा है तो नीचे भी n लगेगा, तो नीचे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा n, और नीचे की सरफेस भी ऊपर की तरफ नॉर्मल लगाएगी n1, तो ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन कितना है n1। तो हमें n की वैल्यू निकालना है, समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन n1 भी पूछ सकता है और n दोनों बता देता हूँ। n तो आपको साफ साफ दिख रहा है कितना होगा 2g, यानी कि 20 न्यूटन, g की वैल्यू 10 मान लो। अब n1 कितना आएगा, तो देखो यहाँ से इस FBD से n1 इक्वल टू कितना होगा, n1 इक्वल टू n प्लस 4g, n कितना है 20, 4g मतलब 40 इक्वल टू कितना 60 न्यूटन। तो देखिए जो इस सरफेस पर है यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन लगा, और इस सरफेस पर कितना लगा 60 न्यूटन लगा। ऐसा समझ में कि नहीं आया, है सिंपल। अगला क्वेश्चन कर देते हैं हम आपको। मान लीजिए ये इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये पुली है, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट इससे बंधी हुई है, ये 2 kg की है, ये m है, ओके। कोई फ्रिक्शन नहीं है, नो फ्रिक्शन, समझना मेरी बात को। ये आपका 37 डिग्री है, यहाँ पर मान लो इसको थोड़ी देर के लिए 10 kg और सिंपल हो जाएगा, कितना ये 10 kg। अब आपको बताना है इफ सिस्टम में इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम किस में है इक्विलिब्रियम में है, तो m की वैल्यू क्या होगी। ये नीट और जेई दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है, नीट में भी पूछा गया है और जेई मेंस में पूछा गया है। तो वही कंडीशन आपको फिर से बनाना है, दोनों के बीडी बनाए। तो पहले 10 kg की, तो नीचे की तरफ 10g और ऊपर की तरफ रस्सी है, तो रस्सी में क्या लगेगा टेंशन T, यहाँ से T इक्वल टू कितना आया 10g, यानी कि T इक्वल टू 20। m की FBD बनाइए। तो देखो m नीचे की तरफ वेट लगेगा mg, और इधर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी P, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर वही कहानी एक्सिस के लिए इसका एक कंपोनेंट ये पता होना चाहिए, एक कंपोनेंट ये पता होना चाहिए। ये 37 है, तो ये भी 37 होगा, तो इस mg का ये कंपोनेंट कितना आएगा mg cos 37, इसका आएगा mg sin 37। cos 37 sin 37 की वैल्यू आपको ना पता हो तो बता देता हूँ। ये ट्रायंगल है 37 का, 37 में 3, 37 के सामने 3, नीचे 4, ये 5, ठीक है ना। तो यहाँ पर cos की वैल्यू है, तो ये cos की वैल्यू कितनी आएगी, cos 37 आएगा आपका 4/5, और sin 37 आएगा 3/5। g की वैल्यू 10 है, m इंटू 10 इंटू cos 37 4/5, 5 2 जा 10, तो आएगा 4 2 जा 8m, ये आएगा m, g की वैल्यू 10, sin 37 है आपका 3/5, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, तो आएगा 6 है। समझ, इसका मतलब इधर आएगा 6m और इधर आएगा 8m। इक्विलिब्रियम में है तो नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल होगा 8m के, तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू 8m, और टेंशन इक्वल टू कितना होगा 6m इक्वल टू टेंशन,
6m इक्वल टू टेंशन कितना निकाला आपने 20, m यहाँ से कितना आ गया 20/6 यानी कि 10/3, 2 10 या 20, 2 3 या 6, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3 3 या 9, 3.33 kg आपका। अगर m की वैल्यू रख दे तो नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा 8 10/3 यानी कि 80/3 न्यूटन। देख लीजिए ध्यान से। ओह सॉरी, देखिए नॉर्मल रिएक्शन है 80/3 और मास आया 3.33। मतलब अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में तो इसका मास कितना होगा 3.33 kg। समझ में नहीं हो? ऐसे क्वेश्चन आपके मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर न्यूटन फर्स्ट लॉ से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं कई सारे क्वेश्चंस जब पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो इकट्ठा आपको एक बार प्रैक्टिस करा दूंगा। आप डीसी पांडे की बुक से क्वेश्चंस एक बार देखिए जा करके, ठीक है, और लगाने का प्रयास करिए। जो क्वेश्चन नहीं है मुझे बताइए, मैं आपको बताऊंगा और अगले क्वेश्चंस में अगले लेक्चर में बताऊंगा। आज के लिए अभी के लिए इतना काफ़ी है। अगले लेक्चर हो सकता है थोड़ी देर में आ जाए या अगले दिन आ जाए, तो उसका इंतजार करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे।